स्टोन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। बहुत लोग किडनी को सीरियसली लेते नहीं है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको किडनी का डैमेज ज़्यादा तेजी से प्रोग्रेस होता है। ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज ए बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन। किडनी फेलियर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जी, और हमको कैसे पता चले कि हमारी किडनी फेलियर तरफ जा रही है? अगर किसी को प्यास लगे तो वो उसको इग्नोर ना करे। कई बार होता है हम काम में उलझे रहते हैं, अपनी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ठीक है बाद में पी लेंगे, तो उसको इग्नोर नहीं करें। प्यास लग रही तो पानी ज़रूर लें, क्योंकि नमक का लेवल बढ़ता है तो फिर वो आगे चल के डिस्टर्ब कर सकता है। जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ओबेसिटी से भी किडनी का रिलेशन देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, एनएडीएल हेल्थ केयर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला, जो कि एक बहुत रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट है। हेलो डॉक्टर राहुल, वेलकम टू एनएडीएल हेल्थ केयर पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं ऑल आप? वेल, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर। मेरे को तो ऑफ कोर्स आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप जी। इतने लोगों का अच्छा कर रहे हैं, इतने लोगों का भला कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, आजकल सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा गया है जी। वो किडनी स्टोन, किडनी की पत्थरी जी। के बारे में देखा गया है। जी। काफ़ी लोगों को किडनी स्टोन्स निकलते हैं, तो उसके बारे में पहले कैसे पता चले, और अगर है तो उसको कैसे पता करें और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो? जी। देखिए, किडनी स्टोन पता करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि किडनी स्टोन किडनी में पड़े रहते हैं और कई बार सिम्पटम्स नहीं आते हैं। सिम्पटम तभी आते हैं जब किडनों की जो स्टोन होता है, जो किडनी से खिसक के नीचे आके नली में अटकता है। नली में अटकता है तो नली स्ट्रेच होती है, वहाँ पे पेन के फाइबर होते हैं, फिर पेन होता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम पेन होता है। कभी भी उसका एक टिपिकल पेन होता है जो रेडिएट करता है, मतलब लोअर बैक की तरफ होता है, थोड़ा पीछे फ्लैंक की तरफ होता है और नीचे की तरफ रेडिएट करता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वो लक्षण है। दूसरा, स्टोन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इन्फेक्शन के कारण किसी किसी को यूरिन के समय बर्निंग हो सकती है। यूरिन के समय उसको कुछ जलन जैसा महसूस हो सकता है या फीवर आ सकता है। तो वो कुछ सिम्टम्स रहते हैं, या बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। अदरवाइज इसको रूटीनली मतलब पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक सर्टेन इंटरवल पे रूटीन में सोनोग्राफी कराते रहें। एटलीस्ट 3 साल या 5 साल के इंटरवल पे एक सोनोग्राफी करा लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे किडनी में स्टोन है या नहीं। सोनोग्राफी इज द टेस्ट which you are सोनोग्राफी इज recommending द for any टेस्ट, kind of diagnosis एनी which is काइंड ऑफ related to स्टोन, kidney stone. या अब इसमें भी लेकिन ये है कि जो 90% स्टोन तो सोनोग्राफी में पकड़ में आ जाते हैं। Okay. लेकिन मान लीजिए नली में जो उसकी जो किडनी का जो यूरेटर होता है, अगर उसमें कोई स्टोन है तो कभी कभी वो मिस हो सकता है, क्योंकि गैस की वजह से सोनोग्राफी में कई बार विजुलाइज नहीं होता है। उन केसेस में हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी को पेन परसिस्ट कर रहा है, सोनोग्राफी नॉर्मल है, तो हम सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं अगर हमें स्ट्रांगली सस्पिशन है तो। ओके। डॉक्टर साहब, लोगों को आजकल हर घर में देखा गया है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन मेडिकल इशू विच इज़ हैपनिंग एवरीवेयर, कि सबको डायबिटीज़ है, जी। बीपी है। सो डायबिटीज़ और बीपी का भी समवेयर डाउन द लाइन दे आर कनेक्टेड टू किडनी ऑल्सो। यस, यस। तो उसका किडनी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये अगर आप जी, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो बहुत बिल्कुल, अच्छा हो बिल्कुल। जाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। इवन मैं ये कहूँगा कि जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, वो दोनों मिल के करीब 50 टू 60% ऑफ द किडनी डिजीज़ के कॉज़ होते कॉज हैं। होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो अब इसमें यही है कि अगर आपका बीपी एक सर्टेन इंटरवल से ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो किडनी की जो नसें होती हैं, उनमें दबाव पड़ता है और जो किडनी की छन्नियाँ होती हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी जो फंक्शनिंग होती है, धीरे-धीरे डेटेरियोरेट होती है। इसी तरह जो डायबिटीज़ होता है, उसमें क्या होता है कि अगर शुगर लगातार बढ़ी रहे और आप उसको ध्यान से नियंत्रित ना रखें, तो धीरे-धीरे करके यूरिन के रास्ते प्रोटीन जाने लगता है। वो प्रोटीन पहले कम मात्रा में जाता है, जिसको हम लोग माइक्रो एल्बुमिनुरिया बोलते हैं। फिर समय के साथ वो मैक्रो एल्बुमिनुरिया हो जाता है, जिसमें एक ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन जाने लगता है। और काफ़ी लंबे समय के बाद वो बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन जाता रहे, तो फिर किडनी डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब किडनी फिर कम काम करने लगती है। इसमें साथ में एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है, कोई मान लीजिए पेन किलर का अब्यूज़ भी कर रहा है, और मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, खाने पीने में उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं, जंक फूड्स ले रहा है, नमक की मात्रा ज़्यादा ले रहा है, तो फिर ये जो प्रोग्रेशन है ये फास्ट हो जाता है। तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को पहले से पता है कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो रेगुलर इंटरवल पे बीपी शुगर चेक करता रहे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे, और जो बेसिक टेस्ट हैं किडनी से रिलेटेड वो करा के उनसे, KFT। या केएफटी, जिसमें मेनली अपना क्रिएटिनिन, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, और एक यूरिन का सिंपल सा टेस्ट होता है, रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिससे हमें यूरिन में कितना प्रोटीन जा रहा है, हमारा किडनी फंक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। हम्म। और डॉक्टर साहब, किडनी से रिलेटेड और कौन कौन से कॉमन डिजीजेज हैं और जी। उनके बारे में कैसे पता चले जी। और उसको कैसे रेक्टिफाई करा जाए कि हाँ, जी। ये किडनी से रिलेटेड हो सकता है? जी, जी। देखिए, किडनी डिजीज़ेज़ तो वैसे बहुत सारे कॉज़ हो सकते हैं। मोटा-मोटा हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
एक एक्यूट किडनी इंजरी और एक क्रोनिक किडनी इंजरी, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो एक्यूट में जैसे हमारे मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को पानी की कमी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ड्रग्स हो गई, फिर बहुत सारे जैसे अभी हमारी स्टोन की बात हो रही थी, स्टोन की वजह से भी किडनी में दिक्कत आ सकती है। फिर जो इनकी उम्र ज़्यादा होती है, ऐसे पुरुषों में एक प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, जिसके बढ़ने की वजह से पेशाब के फ्लो में दिक्कत आती है। अगर वो फ्लो की दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो उसके कारण भी धीरे धीरे करके किडनी डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ एक्यूट वाले कॉजेज हो गए। फिर हमारे क्रोनिक किडनी डिजीज के कॉज होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हाइपरटेंशन एंड Hypertension, डायबिटीज। diabetes। इसके साथ बहुत सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें जन्मजात ही बच्चे की किडनी वीक रहती है। जैसे स्पेशली मैं इसमें एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जिन बच्चों का प्री टर्म डिलीवरी होता है, मतलब जो बच्चे समय से Premature पहले delivery। प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, उनमें किडनी डिजीज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। खासतौर से अगर 34 हफ्ते से पहले का बच्चा है, डिलीवर हुआ है, प्री टर्म डिलीवरी हुई है, ऐसे लोगों को उनके मदर फादर को भी काउंसिल करना चाहिए कि उनका रेगुलर एक सर्टेन एज के बाद उनके रेगुलर टेस्ट कराते रहें, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जिनका बर्थ वेट कम हो, 2.5 किलो से कम हो, उन लोगों का, क्योंकि किडनी का डेवलपमेंट जो होता है लास्ट टाइम में होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो उस वजह से वो बच्चों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें कि आप उनका रेगुलर टेस्ट कराते रहें, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर और बहुत सारे कॉजेज रहते हैं, जैसे कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें किडनी के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो जाती है, उसके कारण किडनी की छन्नी के छेद बड़े हो जाते हैं और प्रोटीन जाने लगता है, उसकी वजह से भी किडनी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉज हैं, ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। बहुत लोग किडनी को सीरियसली लेते नहीं है और जी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। जी जी तो इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, और जब सीरियस हो जाए तभी मे बी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं जी लोग। तो इसका कैसे प्री चेकअप्स करना चाहिए, जी और इसको एक हेल्दी पर्सन को भी चेकअप कराते रहना चाहिए, डेफिनेटली। और अगर कराना है तो कितने इंटरवल पे कराना चाहिए? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में ही बात की कि किडनी की जो डिजीजेज हैं, उनमें बहुत सारे टाइम सिम्टम आते ही नहीं हैं, तो लंबे समय तक बीमारी अनडायग्नोज बनी रहती है। बाद में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन होना, भूख ना लगना, सुबह के समय मितली आना, अनएक्सप्लेन्ड रूम से खून की कमी होना, मतलब आपको कोई कारण नहीं मिल रहा है, कोई ब्लड लॉस नहीं, फिर भी आपका ब्लड कम आ रहा है, फिर आपको रात में बार बार यूरिन जाना हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप क्लू लगा सकते हो कि भाई इसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर जैसे आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि हम कैसे इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हर व्यक्ति को, जिसकी भी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है, वो साल में एक बार टेस्ट करा ले। जैसे कि उसमें ब्लड आ गया एक अपना, हेल्दी पर्सन को भी साल में एक बार साल ब्लड में एक टेस्ट बार कराना टेस्ट करा चाहिए। लेना चाहिए। जैसे सीबीसी हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, कुछ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हो गए, यूरिक एसिड और लीवर की जांच। तो उससे सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें मोटा मोटा पता चल जाता है। लिपिड प्रोफाइल हो गया हार्ट के लिए, और यूरिन का इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है कि है नहीं। फ्यूचर। यस आप किडनी के लिए किस टाइप की डाइट रेकमेंड करेंगे, और जी। किस टाइप की डाइट किडनी के लिए अच्छी होती है? हाँ, अब देखिए, जैसे कोई अगर हेल्दी पर्सन है तो वो तो किसी भी तरह की डाइट ले सकता है, मतलब ऐसा कोई नॉन वेज और वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉन वेज डाइट भी ले सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो। हाँ, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए डेफिनेटली। हाई हर सॉल्ट किसी डाइट, को? हर किसी को हाई सॉल्ट डाइट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से फिर आपका किडनी का प्रॉब्लम बढ़ता है। हाँ, जिसको किडनी की इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम है, उसको अपने खाने में प्रोटीन का सेवन कम करना है, क्योंकि ऐसा पाया गया कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको किडनी का डैमेज ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस होता है। तो जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उनको लो प्रोटीन डाइट रखनी है। अगर उनको साथ में हाइपरटेंशन है तो नमक की मात्रा कम रखनी है। और बाकी जो इस तरह के पेन किलर हो गए, जंक फूड हो गए, वो अवॉइड करने हैं डेफिनेटली। फिर दूसरी कैटेगरी के पेशेंट आते हैं जिनकी डायलिसिस चल रही है। ओह। उनमें हमारा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उनमें हम इवन प्रमोट करते हैं कि उनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन फिल्टर हो जाता है ब्लड के थ्रू, तो हमें उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करना होता है। तो वहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप 1.2 या 1.3 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन लीजिए। तो उसमें फिर आप एग भी ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और आप जो पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन, छेने का रसगुल्ला, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है उनको लो प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट वी रिकमेंड। कई पेशेंट्स, डॉक्टर साहब आपने डायलिसिस की बात करी, तो कई पेशेंट्स दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड बिटवीन डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। यस यस। तो आप व्यूअर्स को बताइए ना प्लीज कि क्या कराना सही रहेगा और क्या रिकमेंडेड है जी, बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज ए बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो ट्रांसप्लांट के बाद बेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू डायलिसिस। डायलिसिस आप करेंगे फिर भी आपको हफ्ते में 2 बार सेंटर पे जाना पड़ेगा। इवन आप सीएपीडी के लिए जाते हैं तो आपको डेली घर पे करना पड़ेगा।
लेकिन ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हालांकि कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन का आपको सेवन करना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन लाइफ आपकी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में ऐसा नहीं होता है। डायलिसिस में आपको डायलिसिस करानी है, फिर जो आपकी वीकनेस और थोड़ी लिथार्जी, थोड़े से और सिम्टम्स बने रहते हैं। कितने साल कोई भी पेशेंट डायलिसिस करा सकता है? डायलिसिस बहुत ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 10 साल से डायलिसिस करा रहे हैं। हाँ। इसमें अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो 5 ईयर में 30% मोर्टेलिटी है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, 10-15 साल से भी डायलिसिस करा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन रख रहे हो, डाइट का ध्यान रख रहे हो, पानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रहे हो, बीपी एंड शुगर को मेंटेन कर रहे हो, अपने डॉक्टर के रेगुलर चेकअप में हो, तो आप डायलिसिस भी लंबे समय तक कर सकते हो। लेकिन जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट में बेटर रहती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई डोनर है और वो दे सकता है तो इट इज़ द बेटर ऑप्शन। सीकेडी को एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी माना गया है। जी सो व्हाट इज सीकेडी एंड एग्जैक्टली इसमें होता क्या है? जी। और आज के ज़माने में इसके ट्रीटमेंट्स को हम किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली सीकेडी को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ किडनी फॉर मोर देन 3 मंथ्स। मतलब कि Okay. अगर किडनी की समस्या 3 महीने से ज़्यादा बनी हुई है, या तो फिजियोलॉजिकल यानी कि अगर हमारे जो पैरामीटर है अगर वो डिरेंज आ रहे हैं, या सोनोग्राफी में या बाकी टेस्ट में अगर स्ट्रक्चरली हमारी किडनी अबनॉर्मल है, तो दैट इज सीकेडी। तो सीकेडी के वही मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ड्रग्स हैं, फिर बहुत सारी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं, फिर हमने जैसे स्टोन की बात की, प्रोस्टेट की बात की, कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल कॉजेज होते हैं। तो सीकेडी इस बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें ये रहता है कि जो भी आपके रिस्क फैक्टर हैं, मान लीजिए हाइपरटेंशन है तो आपको उसको बैलेंस रखना है, आपको लो सॉल्ट लेना है, बीपी रेगुलर इंटरवल पे चेक करना है, अगर आपको शुगर है तो उसको आपको रेंज में रखना है, आपकी डॉक्टर की सलाह से जो रेगुलर मेडिकेशन आपको एडवाइस की गई है वो आपको रेगुलर लेते रहना है। 2-3 महीने के इंटरवल पे जो सर्टेन टेस्ट होते हैं वो आपको करवाते कराने रहना। हैं, क्योंकि उसके हिसाब से दवाइयाँ बदलनी है, या जो भी अपने डॉक्टर के टच में रहिए, उनसे मिलते रहिए। तो इस तरह से हमें उसको मेंटेन करना होता है। ओवर द पीरियड वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, फिर बहुत समय के बाद अगर आप अच्छा कंट्रोल करते हो तो बहुत समय के बाद फिर डायलिसिस या बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो, दवाइयाँ टाइम पे लेते हो, रेगुलर टेस्ट कराते रहते हो, तो ये आप काफ़ी समय बिना उसके निकाल सकते हो, डायलिसिस वगैरह के बिना भी। किडनी फेलियर के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? जी और हमको कैसे पता चले कि हमारी किडनी फेलियर तरफ जा रही है? जी वो तो आपने खैर बताया है कि जी टेस्ट होते हैं। जी 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 बट अगर हम घर पे एनालिसिस करना चाहें, जी बीइंग अ लेमैन, जी तो उसमें कैसे समझ में आता है कि हमारी किडनी फेल हो रही है या कुछ हमको ऐसा सिम्पटम्स कैसे आते हैं? जी। अब देखिए इसमें भी जैसे अपना शुरू में भी डिस्कशन हुआ था कि 2 तरह के किडनी फेलियर होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट में तो मोस्टली क्या होगा, यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, आपको लगेगा कि एकदम से यूरिन कम आ रहा है, या सांस फूल सकती है, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, खून की कमी के जैसे मैंने एग्जांपल दिया। फिर जो हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज होती है उसमें कुछ सिम्टम रहते हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना, फिर आपको रात में बार बार यूरिन आना, और आपको जैसे इचिंग वगैरह का इशू होना। जैसे डायबिटिक्स में भी कहते हैं कि यूरिन हाँ, कई बार आती है। वही इसके हालांकि कई और कारण रहते हैं, यस, जैसे आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा, जैसे प्रोस्टेट की वजह से भी ये हो सकता है, यस। हार्ट फेलियर की वजह से भी ये सिम्टम आ सकता है, लेकिन ओके। किडनी डिजीज इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस सिम्टम। तो ये कॉमन सिम्टम है जो 3-4 बीमारियों में पाया जा सकता है। इसको आप नोटिस कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसा आ रहा है तो आप किडनी का भी टेस्ट करा सकते हैं। फिर जैसे कि भूख ना लगना, सुबह के समय मितली होना, और बार बार यूरिन के लिए जाना रात में स्पेशली, क्योंकि यूरिन की जो कंसंट्रेशन एबिलिटी होती है वो किडनी से मैनेज होती है। अगर किडनी पे फेलियर होता है तो वो मैनेज नहीं हो पाती, तो यूरिन डाइल्यूट यूरिन व्यक्ति बार बार पास करता है। तो ये कुछ सिम्टम है जिनके आधार पर पकड़ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि कई बार ये अननोटिस्ड रहता है, और अगर किसी को बहुत समय से है तो ये सिम्टम कई बार नहीं भी आते हैं। तो फिर वही आपको मैंने बताया कि जो रूटीन टेस्ट हम एक रेगुलर इंटरवल पे कराते रहे, वो बेस्ट तरीका रहता है जल्दी पकड़ने का और जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करने का। सर, वाटर इनटेक का किडनीज पे कितना इम्पैक्ट होता है? जी और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पीते हैं पानी? जी जी कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं? जी जी। सो उसका किडनीज पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? देखिए वाटर की एक सर्टेन क्वांटिटी तो आपको लेनी चाहिए। व्हाट्स द बैलेंस? वही मैं कह रहा हूँ कि यस। जैसे इसका कोई वैसा थंब रूल नहीं कि आपको कितना लेना है, लेकिन अमूमन 2, ढाई, 3 लीटर पानी आप ले सकते हैं। इसमें मैं यही बोलूँगा कि सबका थ्रेशोल्ड अलग अलग रहता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं कि आपको इतना ही लेना है, लेकिन अगर किसी को प्यास लगे तो वो उसको इग्नोर ना करे। कई बार होता है हम काम में उलझे रहते हैं, अपनी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ठीक है बाद में पी लेंगे, तो उसको इग्नोर नहीं करें। प्यास लग रही तो पानी ज़रूर लें, क्योंकि नमक का लेवल बढ़ता है तो फिर वो आगे चल के डिस्टर्ब कर सकता है। तो पानी, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप उसको उस समय पर पानी लें। पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आरओ वगैरह है जिनमें हार्डनिंग कम होती है,
वो आप लें, और अमूमन 2 ढाई 3 लीटर पानी आप ले सकते हैं। ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी का इंटेक ज़्यादा होगा। सर्दी सर्दी के में तो टाइम प्यास पे कम प्यास कम लगेगी, उसका इंटेक कम रहेगा। तो मोटा-मोटा 2 से ढाई लीटर पानी आप ले सकते हैं। कोई एक ज्यादा पानी पीता हो तो? नहीं, अगर ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जैसे कि चक्कर नहीं आ रहे और कोई वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन नहीं है, कोई ऐसा सिम्पटम नहीं, तो ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी लेना भी, फिर उसमें क्या होता है, नमक की कमी होती है, तो हाइपोनेट्रीमिया के भी फिर सिम्पटम आ सकते हैं। तो इसको, हालांकि इसके बहुत सारे कॉज भी होते हैं। कई लोगों को साइकोलॉजिकल पॉलीडिप्सिया होता है, जो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन अगर प्यास के हिसाब से आप जा रहे हैं तो आप पानी उससे से ले सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, व्हाट आर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स जी। आफ्टर किडनी सर्जरी? हाँ, देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि किडनी सर्जरी के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइट पे आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, यूरिन को आपको रेगुलर चेक करना है कि आपके यूरिन में पस तो नहीं आ रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हम लोग कैथेटर के साथ पेशेंट को घर भेजते हैं, तो उसको ये नोटिस करते रहना चाहिए कि उसमें कैथेटर के थ्रू यूरिन में कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है। और आपके डॉक्टर ने जब भी आपको बुलाया है, तो आप उस टाइम पे जाके कैथेटर को रिमूव करवाइए। एक इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो हमारे स्टोन वाले पेशेंट होते हैं, जिसमें हम एक तार डालते हैं जिसको स्टेंट बोलते हैं, तो स्टेंट को भी एक सर्टेन इंटरवल के बाद निकालना होता है। कई बार हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि वो स्टेंट लगवा के घर चले जाते हैं और लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं। फिर पता चला वो कई सालों के बाद आते हैं और वो स्टेंट की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करें। आपके डॉक्टर ने जब भी बुलाया है, आप पर्टिकुलर टेस्ट करा के उनसे मिलें और इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन या बाकी चीज़ें तो नहीं है डेवलप हो रही हैं। ऑब्वियसली सर, कोई भी बीमारी होती है तो इंसान सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाता है। जी। तो सपोजिंगली कुछ किडनी से रिलेटेड इशू हो रहा है और जी। कोई इसमें होम रेमेडी लेना चाहे, जी। जी। तो देयर सम काइंड ऑफ होम रेमेडीज जो आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी को? एक्चुअली इसमें यही है कि आप खाने में नमक की मात्रा नियंत्रित रखें। नॉन वेजिटेरियन डाइट को बहुत ज़्यादा अपने खाने में शामिल ना करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्टोन वगैरह के लिए भी नॉन वेज डाइट से ज़्यादा उसके बनने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट, ये सब ज़्यादा होता है। तो डाइटरी एक तो इम्पॉर्टेंट है। आप जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ओबेसिटी से भी किडनी का रिलेशन देखा गया है। तो अगर आपकी बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या बहुत ज़्यादा आप मतलब जंक फूड या सॉल्ट वगैरह ले रहे हैं, तो वेट गेन होगा और इनडायरेक्टली फिर वो भी किडनी को अफेक्ट करेगा, पानी बीपी अच्छा वगैरह बढ़ेगा। पिएं। पानी अच्छा पिएं और खाने को एक सर्टेन इंटरवल पे लें, मतलब कि जो आपका फिक्स टाइमिंग है उसी टाइम पे लें। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आप अपने रूटीन में शामिल करें, योगा, प्राणायाम, वो आप रेगुलर करते रहें, ताकि आपकी चीज़ें मतलब रूटीन में बैलेंस रहें। बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी फॉलो करें। लाइफस्टाइल फॉलो करें। सुपर। सो डॉक्टर राहुल का भी यही कहना है कि आप सबको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है डेफिनेटली। और रेगुलर बेसिस पे यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। यस। आप केएफटी या फिर किडनी का जो भी आप बिल्कुल। टेस्ट करते दो हैं वो बेसिक करना टेस्ट हैं, चाहिए। ओके, क्रिएटिनिन एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट। ये दोनों एक टेस्ट यूरिन रेगुलर टेस्ट, बेसिस पे हाँ, और कराते एक रहने किडनी के लिए चाहिए। क्रिएटिनिन। 2 टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। जी। और अगर इसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे दिखे पैरामीटर्स, तो आप यस। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। डेफिनेटली। खुद डॉक्टर ना बने, गो टू अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट, जी। गो टू अ डॉक्टर एंड विजिट हिम। थैंक यस। यू सो मच।